कांस्टेबल, ले जाओ इस खूनी को। अब आप सब यहाँ से जाएंगी या फिर दोबारा से अंदर कर दूं? जीजी आप चलो, हम लोग महंगे से महंगा वकील करेंगे जीजी, केस लड़ेंगे और सब कुछ छुड़वा लेंगे जीजी। चलिए माँ। नो क्राइंग। तुम्हें इस वक्त स्ट्रॉन्ग रहना है, हम सबके लिए। यू आर अ ब्रेव गर्ल स्वरा। तुम पहली बार बुराई के खिलाफ नहीं लड़ रही हो और ना ही ये जीत तुम्हारी आखिरी होगी। बड़े पापा, भैया, आई प्रॉमिस बहुत जल्द आप सब लोग घर वापस आएंगे और सब सही हो जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। पता नहीं पापा मैं इतना अंधा कैसे हो गया। पापा मैं जानता हूँ मैं माफी मांगने के लायक नहीं हूँ पापा, पर पापा लक्ष्य, हम सब लोग तेरे साथ में हैं ना। खड़ा जो कुछ भी हुआ उसको भूल जा। हम सबको तो इस बात की खुशी है, कम से कम थार को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। हम सब परिवार अब एकजुट हैं, मिलके सामना करेंगे सभी मुश्किलों। और एक परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, ये हुई ना बात। अब इस बात को है ना अपने दिमाग में रखना, इस दिमाग में, छोटे से दिमाग में जिसमें बचपना करता है तो गलतियां कर देता है ना, इसमें संभाल के रखना एकदम, भूलना मत। बेटा जानते हो, इंसान तभी तक जिंदा होता है जब तक उसका यकीन जिंदा रहता है। एक बाप के लिए उसका सबसे बड़ा यकीन उसकी औलाद होता है। ये यकीन डगमगाता है तो उसका पूरा वजूद हिल जाता है, लेकिन फिर भी रिश्ते के इस बंधन की उम्मीद बची रहती है। इंतजार रहता है कि शायद कभी उसका बेटा उसका यकीन उसे वापस लौटा देगा। तुमने हमारा यकीन हमें लौटा दिया। आदर्श भाई, छोटा भाई है तू मेरा,
मुझे रोते हुए नहीं देख सकता मैं। लक्ष्य, क्या किया तूने? काव्या, बस बस बस। अरे कितना रोएगा? लड़की है तू। भाई माफ कर दे यार, बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, प्लीज माफ कर दे भाई। इट्स ओके, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। इतना कुछ हो गया हमारी जिंदगी में, पता नहीं सब कैसे ठीक होगा। ना जीजी आप चिंता ना करो, कैसे ठीक होगा पता नहीं, लेकिन हो जाएगा जीजी ठीक। मम्मी जी चाहती थी आप दोनों यहाँ पे बैठ जाओ। स्वरा चलो हम कुछ बना कर लाते हैं। ये क्या हुआ? ये लाइट्स को क्या हो गया? अरे ये टीवी है। हाय गाइस, डीवीडी हाँ डीवीडी प्लेयर ऑन है, पर इससे पहले कि आप लोगों को ये लगे कि ये काव्या का भूत है, तुरु, तुरु, तुरुरुरु। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनीवेज, आई एम अज्यूमिंग कि इस वक्त मेरी ऑडियंस इस घर की सिर्फ औरतें होंगी, और वो बहन जी भी होंगी, है ना जेठानी जी? सो मेरी प्यारी सासू मॉम, नटखट चाची जी, भोली ननद और जेठानियों, आज मैं आप सबके सामने पेश करने जा रही हूँ हमारा खास एपिसोड, काव्या का कातिल कौन। पर उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ, जिससे आपको कहानी को समझने में आसानी हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि लक्ष्य आपकी कोई बातें नहीं सुनता, इनफैक्ट वो तो आपसे बात तक नहीं करता। और जेठानी जी, बहन जी, इन लोगों ने तो इस बात पे बहुत हंगामा भी किया था। वेल, लक्ष्य ऐसा इसलिए बिहेव कर रहा था क्योंकि मैं उसे ड्रग्स दे रही थी। और उस ड्रग के इन्फ्लुएंस में इंसान आपके कंट्रोल में आ जाता है। वेल, हमेशा तो नहीं, बट मैक्सिमम टाइम्स इंसान नशे में रहता है। और हाँ, वो दुपट्टा ड्रामा, कंग्रेचुलेशंस जेठानी जी, आपका गेस तो एकदम सही निकला। दुपट्टे में बारूद मैंने ही लगवाया था, अपने टेलर के थ्रू। और फिर मैं दिए के पास जाके खड़ी हुई, वहां से लक्ष्य को कॉल किया, और जैसे ही लक्ष्य आया मैंने अपने दुपट्टे में आग लगा दी, और फिर बूम। और फिर मैं बेचारी बहू बन गई। वो क्या है ना, टीवी सीरियल्स में एक्टिंग करते करते बेचारी बहू बनने की ऐसी आदत हो गई है कि अब तो मैं नींद में भी बेचारी बहू बन जाऊँ। एनीवेज, उसके बाद क्या हुआ वो तो आप सबको पता ही है। पुलिस आई और आपको उठा के ले गई। अब फिर वो बहन जी आई और खूब तमाशा करने लगी। तब मैंने सोचा कि अब जो कुछ भी करना है मुझे जल्दी करना होगा, इसलिए मैंने घर में कैमरास लगवा दिए। और लक्ष्य जब आया, काव्या, काव्या! ओ, तो कॉफी बना रही हो मेरे लिए? हाँ, काव्या, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम भाग गई क्या? हाँ,
के साथ भाग गई। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है काव्या। मुझे बर्बाद, मेरे परिवार को बर्बाद तुमने किया है। मतलब ये छोरी मरी ना है, अभी भी जिंदा है? नहीं, मैं मरी नहीं, सिर्फ मरने की एक्टिंग कर रही थी। पर आपका लक्ष्य मुझे कार में जंगल तक लेकर गया था और वहाँ जब लक्ष्य गाड़ी से पेट्रोल लेने गया तब मेरे भाई ने बहुत समझदारी से उस ब्लैंकेट में मेरी जगह ही पुतला रख दिया था। मैं बच गई और जिंदा हूँ और आपका बेटा लक्ष्य मेरे मर्डर के इल्जाम में जेल में है। तो जेठानी जी और बहन जी, बहुत शौक है ना तुम्हें लड़ने का, तो जाओ लड़ो ये केस और बचा लो अपने घर के मर्दों को। वरना बहुत जल्द माहेश्वरी परिवार में सिर्फ और सिर्फ औरतें बचेंगी। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि इस वक्त एक एक सेकंड आप लोगों के लिए बहुत कीमती है। सो सी यू लेटर, टेक केयर। ये सीडी सर, इस डीवीडी में काव्या के खिलाफ सबूत है, हमें बस इसे निकालना है। हाँ। क्या आप इस बात लोड़ा लगी थी करने और जान लेकर जाती अभी तो। क्या हुआ माँ? ये देखा, जानकी के सारे जेवर गायब हो गए। शेखर, रागिनी अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? हमारे पास भी ना है लाडू। सब तबाह हो गया, मतलब अब क्या करेंगे, कहाँ से
लीजिए काव्या छोरी की दिक्कत क्या है ना, कौन सी भैंस चुराई छोरी की जो ऐसी दुश्मनी निकाल रही है हम सबसे। हमारे को समझ ही ना आ रहा है एक बार कि जो दुनिया भर के दुश्मनों को मानो जो घर ही मिले हैं दुश्मनी निकालने के लिए। ना पहले जो कविता फिर उसकी माँ, अब जो वो थारी मौसी। हमारा दिमाग ही फटा जा रहा है, हो क्या रहा है घर में। सब ठीक हो जाएगा सुजाता, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। अब समझ आ रहा है कि लक्ष्य इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा था, क्यों हर वक्त काव्या की बातें रिपीट करता रहता था। क्योंकि काव्या उसे ड्रग्स देकर अपने कंट्रोल में रख रही थी। बड़ी माँ, मुझे और रागिनी को काव्या के बारे में कुछ और भी पता चला है। कोई लड़का है कार्तिक। माँ, हम उनका सरनेम तो नहीं जानते, पर वो जिस घर में रहते थे और शायद उनके घर का नंबर 211 है। ग्यारह क्या हुआ जीजी? नहीं, बाहर भी किसी को कुछ पता नहीं। लाडो घर पर नहीं है, उधर जेवर भी गायब है। क्या हो रहा है शेखर? आप चिंता मत कीजिए, रागिनी आ जाएगी। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं शेखर, अभी मत करो प्लीज। हमारी बेटी मिल नहीं रही है, तुम कह रही हो पुलिस को फोन ना करो? समझता थारे को इस बारे में पता है कि नहीं? माँ, पर एक अंदाजा तो है कि शायद वो। बताइए ना माँ, क्या जानती है आप 211 प्लॉट नंबर के बारे में? मल्होत्रा भाई साहब और उनकी पत्नी रहती थी ना वहाँ, है ना सुजाता? 211 यहाँ जीजी मल्होत्रा। हाँ, अवनीश मल्होत्रा और उनकी पत्नी वहां रहती थी अपने 2 बच्चों के साथ। वो तुम्हारे बड़े पापा के बिजनेस पार्टनर थे। क्लाइंट से आप उनसे बात कर लीजिएगा और जो है तो हम देख लेंगे सारी फाइल वगैरह, प्रपोजल वगैरह का। तुम्हारे बड़े पापा की बहुत इज्जत करते थे। मल्होत्रा भाई साहब का एक बेटा था और एक बेटी, लेकिन एक दिन बदकिस्मती से अवनीश भाई साहब के साथ उनका एक वफादार नौकर हुआ करता था। उनके गुजर जाने के बाद उसने ही दोनों बच्चों को संभाला। माँ बाप के गुजर जाने का उस लड़की को इतना गहरा सदमा पहुंचा था कि एक दिन गर्मी की छुट्टियों में उसने पूरे घर को आग लगा दी। उस बच्ची को बचाने की कोशिश में वो नौकर बुरी तरह से जल गया और उसका देहांत हो गया। उसका भाई भी बुरी तरह से घायल हो गया था और उसका एक हाथ भी जल गया था। इसका मतलब काव्या इतने सालों के बाद इस घर से बदला लेने आई है, पर काव्या मरी नहीं है, ये बात साबित कैसे करूंगी? असल में मरी नहीं, जिंदा है। और स्वरा चाहे कुछ भी कर ले, ये बात कभी साबित नहीं कर पाएगी। क्यों माय लिटिल ब्रदर कार्तिक? यस दीदी, स्वरा को साबित नहीं कर पाएगी क्योंकि ये प्लान परफेक्ट है। ये परफेक्ट मर्डर जिसका कोई सबूत नहीं। उन माहेश्वरी ने जो हमारे साथ बचपन में किया, उसके लिए हमने उनसे एक परफेक्ट बदला लिया। अध्यक्ष महोदय, जल्दबाजी में लिया फैसला इतिहास में गलत बन जाते हैं। सोच समझकर लिया फैसला देश की तकदीर बन जाती है। आज हमारी सरकार ने इस भारतवर्ष की बेटियों को कहा है, महिलाओं को कहा है, सारे पिंजरे टूट गए हैं, सारी दीवारें टूट गई है, जाओ
बेटियों, तुम जी लो अपनी जिंदगी। हम महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं सारी महिलाओं को, यहाँ बैठी हुई सारी मेरी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। महिलाओं को बस बोला थी 2 मिनट रुका। महिलाओं को उनका अधिकार किसी वादे या फ्यूचर प्लान के रूप में नहीं, बल्कि आज की हकीकत के रूप में मिलना चाहिए। ये सदन, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी के लिए डेमोक्रेसी वर्क करती है तो वो मेरे लिए ही सबसे ज्यादा वर्क करती है, तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। तभी सच्चा लोकतंत्र कहलाएगा जब इसमें हर वर्ग, हर समाज, हर महिला की आवाज बराबरी सुनी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में बस इतना कहना चाहूंगी, 2023 में वुमेन रिजर्वेशन बिल सरकार और सत्ता ने मिलकर पास किया था, लेकिन अब जिम्मेदारी सरकार के लागू करने की है। मेरा साफ साफ कहना है कि सरकार इसे ईमानदारी से जल्दी लागू किया जाए, बिना किसी राजनीतिक खेल के। सर 2 मिनट कंक्लूड कर रही हूँ मैं। कुल बात आ गई। सर 2 मिनट। आ गई। हक की बात, मैं सर इतना कह रही हूँ, हक की बात है तो उसे आज निभाइए, वादों के पीछे सच और मत छुपाइए। नारी शक्ति के नाम पर खेल खेलना बंद कीजिए। जो वादा किया हक का उसे तुरंत लागू कर दिए। जय भीम, जय समाजवाद। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल कानून बनाना नहीं होता, बल्कि सुनिश्चित करना होता है कि कानून के पीछे की नीतियां भी उतनी साफ और ईमानदार हो। अध्यक्ष महोदय, जल्दबाजी में लिए फैसला इतिहास में गलत बन जाते हैं, सोच समझ कर लिया फैसला देश की तकदीर बन जाती है। आज इस सदन में मैं उस आधी आबादी की आवाज बनकर खड़ी हूँ जिसे लोकतंत्र ने हमेशा ताकत को प्रतीक बनाया है, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तब सरकार उन्हें शतरंज की गोटियों की तरह इस्तेमाल करती है। अध्यक्ष महोदय, हम सब महिला आरक्षण बिल के सपोर्ट में थे, हैं, रहेंगे, कोई इफ एंड बट की बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह बिल सच में महिलाओं को सशक्त करने के लिए है? क्या महिलाओं के नाम पर कुछ राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए है? अध्यक्ष महोदय, हक की बात कही मगर शर्तों में उलझा दिया, महिलाओं के नाम पर सारा एजेंडा ही बदल दिया। नीतियां अगर साफ होती हक कब का मिल जाता, आपने भविष्य कहकर उनका आज ही टाल दिया। अध्यक्ष महोदय, जो 3 बिल सदन में लाए गए हैं उन्हें जिस तरह से वुमेन रिजर्वेशन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, आज असल में वो इस बिल के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे, रिप्रेजेंटेशन, पावर स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की जा रही, वो भी महिलाओं के नाम पे। देखिए टाइमिंग, देखिए आप, राज्य के चुनाव से ठीक पहले स्पेशल सेशन बुलाया गया, तो ये कोइंसिडेंस नहीं, कैलकुलेशन कहते हैं अध्यक्ष महोदय से। इस बिल में बहुत सारी समस्या है, जैसे आर्टिकल 82 अमेंडमेंट, महिला आरक्षण के नाम पर डिलिमिटेशन को सरकार की मर्जी पर छोड़ देना। पहले हर सेंसस के बाद यह प्रक्रिया अनिवार्य थी, नए बिल के बाद अब सरकार जब चाहे तब कर सकती है। दूसरी बात, पुराने आंकड़ों से नई सीटों तक तय करना रास्ता खोल दिया गया है, यानी 2011 के जैसे सेंसस के आधार पर 2029 के चुनाव कराया जाएगा। इस पे 2 लाइन कहना चाहूंगी। पुरानी आंकड़ों से नया इतिहास नहीं लिखा जाता, सच्चाई छुपाकर लोकतंत्र चला नहीं जाता। तीसरी बात, लोकसभा की सीट 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, इससे कुछ राज्यों का प्रभाव बहुत बढ़ सकता है और क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो सकता है। चौथा, महिलाओं को तुरंत आरक्षण नहीं दिया जा रहा, उससे डीलिमिटेशंस लिंक किया जा रहा है, यानी अधिकार अभी नहीं मिलेगा, पहले सीटों का नक्शा बदला जाएगा। पांचवा, पूरी प्रक्रिया को निरंतर संसद यानी सरकार के हाथ में है, मतलब सरकार जब चाहे कोई भी सेंसस ले सकती है, कभी भी डिलिमिटेशन कर सकती है, मतलब सरकार अपनी मनमर्जी करेगी। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाते समय यह स्पष्ट कह दिया था कि भारत का जो ढांचा वो फेडरल रहेगा, जहां केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका संतुलित रहेगी, लेकिन आज जो प्रस्ताव आया है वह उसी संतुलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। डिलिमिटेशन के बाद कुछ राज्यों का प्रभाव डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से बढ़ सकता है, जहां इसी तरह उत्तर और दक्षिण का संतुलन और राजनीतिक तनाव भी बढ़ सकता है। नारी शक्ति के सम्मान को भी सियासत में तोला गया, हक के सवाल को तारीखों में टाला गया, डीलिमिटेशन के नामों पर नक्शा बदला जा रहा है और इसे महिला आरक्षण का चेहरा बताया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण विषय है सोशल जस्टिस। आज देश की लगभग 40% आबादी ओबीसी समुदाय से आती है, लेकिन इस बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए कोई स्पष्ट सब कोटा नहीं है। महोदय, हम महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो महिलाएं इसमें हर वर्ग की होनी चाहिए, मतलब अगर ये नहीं रहा तो इसका जो फायदा कुछ सीमित महिलाओं को मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं 2 लाइन कहूंगी। आधी आबादी को हक न दो
हक दो, पर उसकी आधी आबादी के भीतर बराबरी भी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहूंगी सरकार कहती है डिलिमिटेशन के बाद वुमेन रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, पर मेरा सीधा सीधा सवाल है, अगर आज 543 सीट मौजूद है तो उन पर 33% रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या महिलाओं का अधिकार किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज का इंतजार कराया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम उसके नाम पे हो रहे अप्रोच के खिलाफ है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप आने वाले चुनाव में 33% रिजर्वेशन लागू कीजिए, डिलिमिटेशन बाद में कराइए, लेकिन अधिकार महिला को पहले दीजिए। अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड करे दाम में पहले मैं आपसे कहूंगी कि मैं कहना चाहती हूँ महिलाओं को बस बोला थी 2 मिनट रुका, महिलाओं को उनका अधिकार किसी वादे या फ्यूचर प्लान के रूप में नहीं बल्कि आज की हकीकत के रूप में मिलना चाहिए। ये सदन तभी सच्चा लोकतांत्रिक कहलाएगा जब इसमें हर वर्ग, हर समाज, हर महिला की आवाज बराबरी सुनी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में बस इतना कहना चाहूंगी, 2023 में वुमेन रिजर्वेशन बिल सरकार और सत्ता ने मिलकर पास किया था, लेकिन अब जिम्मेदारी सरकार की लागू करने की है। मेरा साफ साफ कहना है कि सरकार से ईमानदारी से जल्दी लागू किया जाए बिना किसी राजनीतिक खेल के। सर 2 मिनट कंक्लूड कर रही हूँ मैं। कुल बात आ गई। सर 2 मिनट आ गई। हक की बात, मैं सर इतना कह रही हूँ, हक की बात है तो उसे आज निभाइए, बातों के पीछे सच और मत छुपाइए, नारी शक्ति के नाम पर खेल खेलना बंद कीजिए, जो वादा किया हक का उसे तुरंत लागू कर दिए। जय भीम, जय समाजवाद। आज असल में वो इस बिल के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे, रिप्रेजेंटेशन, पावर स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की जा रही, वो भी महिलाओं के नाम पे। देखिए टाइमिंग, देखिए आप, राज्य के चुनाव से ठीक पहले स्पेशल सेशन बुलाया गया, तो ये कोइंसिडेंस नहीं, कैलकुलेशन कहते हैं अध्यक्ष महोदय ऐसे। इस बिल में बहुत सारी समस्या है, जैसे आर्टिकल 82 अमेंडमेंट, महिला आरक्षण के नाम पर डिलिमिटेशन को सरकार की मर्जी पर छोड़ देना। पहले हर सेंसस के बाद यह प्रक्रिया अनिवार्य थी, नए बिल के बाद अब सरकार जब चाहे तब कर सकती है। दूसरी बात, पुराने आंकड़ों से नई सीटों तक तय करना रास्ता खोल दिया गया है, यानी 2011 के जैसे सेंसस के आधार पर 2029 के चुनाव कराया जाएगा। इस पे 2 लाइन कहना चाहूंगी, पुरानी आंकड़ों से नया इतिहास नहीं लिखा जाता, सच्चाई छुपाकर लोकतंत्र चला नहीं जाता। तीसरी बात, लोकसभा की सीट 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, इससे कुछ राज्यों का प्रभाव बहुत बढ़ सकता है और क्षेत्र असंतुलन पैदा हो सकता है। चौथा, महिलाओं को तुरंत आरक्षण नहीं दिया जा रहा, उससे डिलिमिटेशन लिंक किया जा रहा है, यानी अधिकार अभी नहीं मिलेगा, पहले सीटों का नक्शा बदला जाएगा। पांचवा, पूरी प्रक्रिया को निरंतर संसद यानी सरकार के हाथ में है, मतलब सरकार जब चाहे कोई भी सेंसस ले सकती है, कभी भी डिलिमिटेशन कर सकती है, मतलब सरकार अपनी मनमर्जी करेगी। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाते समय यह स्पष्ट कह दिया था कि भारत का जो ढांचा वो फेडरल रहेगा, जहां केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका संतुलित रहेगी। लेकिन रहिका थाना में बिना कोर्ट में प्रोड्यूस किए हुए उस बच्चे को क्यों रखा गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसको टॉर्चर किया गया, इन सारी बातों को जांच करके 10 दिन के अंदर उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगी तो 10 दिन के बाद मैं फिर वापस आऊँगा यहाँ एसएसपी साहब से मिलने। ऐसा कि आप लोगों को पता है, अरेर थाना के अंतर्गत इनका जो गांव है बिलाट, वहाँ से रोशन यादव नाम के एक लड़के की कस्टोडियल डेथ हुई है। उसको लेकर परिवार का जो इल्ज़ाम है, उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ के पुलिस पदाधिकारी से मिलने आए थे, एसएसपी साहब से। इस पूरे घटना के 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि परिवार का इल्ज़ाम है कि उस बच्चे को 27 मई को अरेस्ट किया गया। अरेर के बजाय रहिका पुलिस थाना ने उसको अरेस्ट किया 3 बजे। इनको कोई कागज़ पे कोई सूचना नहीं दी गई, इनको बताया नहीं गया। 3 दिन के बाद इनको पता चला कि इनका बच्चा रहिका के थाने में बंद है। जब ये लोग रहिका थाना में लोगों से अपने बच्चे से मिले तो उसने बताया कि उसके साथ बहुत मारपीट की गई है, उसको करंट उसके बॉडी पे इस्तेमाल किया गया है, उसको टॉर्चर किया गया है, ऐसा परिवार का दावा है। 31 तारीख को इनके मुताबिक सुबह में पुलिस ने उसको छोड़ दिया, लेकिन फिर आधे घंटे में उसको अरेस्ट कर लिया आर्म्स एक्ट में। पुलिस का वर्जन यह है कि कहीं गोली चली थी, उस आर्म्स एक्ट में उस बच्चे को अरेस्ट किया गया है। बाद में भी करीब 2 महीने 9-10 दिन के बाद उसकी कस्टोडियल डेथ हुई है, कारा में यहाँ उसकी डेथ हुई है। तो एसएसपी साहब ने 2 बातें कही हैं। पहली बात कि जो डेथ हुई है बच्चे की, वो एनएचआरसी के गाइडलाइन के हिसाब से उसकी जांच डीएम के मातहत उसकी होनी है।
एनएचआरसी को भी उसकी रिपोर्ट जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्चे की 2-3 दिन में आ जानी चाहिए। पुलिस का या प्रशासन का कारा के लोगों का कहना है कि उसने आत्महत्या की है, इनका ऐसा कहना है कि उसकी मारपीट की वजह से उसकी हत्या हुई है। तो वो एक जांच है जो कि जिला प्रशासन को करना है। एनएचआरसी उसमें इन्वॉल्व है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा कि उसने आत्महत्या की है या मारपीट की वजह से उसकी जान गई है। लेकिन उससे जो बड़ा पहलू ये है कि जो 27 मई को जिला पुलिस ने, रहिका थाना ने इनके बच्चे को जो अरेस्ट किया था, उसकी सारी जवाबदेही जिला पुलिस की है। और एसएसपी महोदय ने आज ये कहा है कि 10 दिन के अंदर 27 तारीख को क्यों उस बच्चे को अरेस्ट किया गया, और अगर अरेस्ट किया गया तो क्यों इनको लिखित सूचना नहीं दी गई, रहिका थाना में बिना कोर्ट में प्रोड्यूस किए हुए उस बच्चे को क्यों रखा गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसको टॉर्चर किया गया। इन सारी बातों को जांच करके 10 दिन के अंदर उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगी तो 10 दिन के बाद मैं फिर वापस आऊँगा यहाँ एसएसपी साहब से मिलने। अभी उन्होंने हम लोग के सबके सामने यह आश्वस्त किया है कि 25 तारीख तक जिन अधिकारियों की अगर उनकी कोई गलती होगी तो उनकी जवाबदेही तय होगी, उन पर कार्रवाई होगी ही होगी। ये रहिका थाना के मामले की बात है। दूसरा, जो मंडल कारा में रहते हुए उसकी डेथ हुई है, वो जांच का विषय है, वो जांच अभी चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 या 3 दिन में उन्होंने कहा है आ जाएगी। डीएम उसमें इन्वॉल्व है, एनएचआरसी उसमें इन्वॉल्व है। तो एसएसपी साहब का ऐसा कहना है कि उसमें जो एनएचआरसी की गाइडलाइन है उसके हिसाब से, चूँकि कारा के अंदर उस बच्चे की मृत्यु हुई है, तो एनएचआरसी के गाइडलाइन के हिसाब से वो जांच को किया जाएगा। तो पहले पहलू की जिम्मेवारी जिला पुलिस प्रशासन की है, वो उन्होंने जिम्मेवारी स्वीकार की है, उन्होंने जांच की बात स्वीकार की है। 10 दिन का समय सीमा तय किया है। रहिका पुलिस थाने की भूमिका या उससे जुड़े हुए कोई भी पुलिस पदाधिकारी की कोई भूमिका जो भी रही होगी उसकी जांच करेंगे और जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे 10 दिन के अंदर। सर, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, जिसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पुनरावृत्ति न हो ये तो प्रशासन का, सरकार का मामला है। हम लोग तो बस यही उनसे आज आग्रह करने आए थे कि जो पीड़ित परिवार है, बहुत गरीब घर के लोग हैं, देखने से ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई क्रिमिनल हैं। इनकी ये माँ है बच्चे की, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है पहले किसी रेल एक्सीडेंट में, इनके पैर में हवाई चप्पल तक नहीं है। 2 इनकी बच्चियां हैं, एक ने आग दिया है और एक बड़ी बहन है। पुलिस के जो यहाँ एसएसपी हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने भी देखा, वो बात को समझ रहे हैं कि और कुछ नहीं तो मानवता के नाम पर इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। 19 साल का इनके लड़के की डेथ हुई है, हत्या हुई है या डेथ हुआ है, तो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अभी उन्होंने सारी बात स्वीकार की है कि वो इसको तुरंत हर तरह से हर स्तर पे जांच करेंगे और इंसाफ होगा, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। तो 10 दिन का टाइम उनको हम लोग दे रहे हैं। 3-4 दिन अभी तो इनका क्रियाक्रम भी पूरा नहीं हुआ इनके बच्चे का, तो वो हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो इस मामले को जिले के ऊपर हम लोग डीजीपी से, चीफ सेक्रेटरी से भी मिलेंगे। लेकिन मेरा अभी भी आग्रह यही होगा यहाँ के प्रशासन से, डीएम से, यहाँ के एसएसपी से कि इस परिवार के साथ अगर जाती हुई है तो आप लोग इंसाफ कीजिए। ये कोई ऐसा मामला नहीं दिखता है जिसमें प्रशासन का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी इनके साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो इनके साथ वो इंसाफ होना चाहिए। सवाल है मेरा कि सीतामढ़ी में 2 महीना पहले अल्पसंख्यक समुदाय के 2 लड़कों की मॉब लिंचिंग में मौत हो गई। भाई आज तो अभी हम लोग आए हैं। देखिए, घटनाएं तो रोज होती हैं, पूरे राज्य में हो रही हैं, हर घटना में हम लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये मामला प्रथम दृष्टया लगता है कि प्रशासन से या व्यवस्था से इनके खिलाफ नाइंसाफ़ी हो गई है, इसलिए आज 15 अगस्त है फिर भी आए हैं। और फिर मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि इम्पार्शियल होकर अगर इस परिवार के साथ नाइंसाफ़ी हो गई है तो इनकी मदद कीजिए, इनको इंसाफ दीजिए। अरे वो दूर तुम लोग दूर
घंटा भंगी बोल ना करेला को सब जा रहा हूँ जे करेला के मोड़ी करेला की मोड़ी भंगी जमोड़ी को बोल जग देने ना जो कंट्रोल करेंगे हाँ सेटिंग करें सही और लगाएंगे लड़की नाबालिग है आधार कार्ड में लड़की नाबालिग है खुद बात करते हम तो ठीक है हम लड़की नाबालिग है घर में सबूत दिखाए तो कौन से बजा के लेकर आए तू वीडियो तुझे कह रही है कि जब सब छोड़ तू हमसे कह रही है हम बजा के लेकर आए देखो बजा के लाए तो मार उल्टी पकड़े यार तेरी बहनिया ब्याल दे हाथ मत लगाइए तो मैं मोहल्ला में चल के लगा दे घर में से लेकर कहूँ हम झूठ ही हम कोई को फोन लगा रहे थे जई के मारे फोन घर ही भेज रहे थे घर ही हम भगाए का नहीं ले ठीक है तो तू एकदम कलेश काय के कर दो समय राजू ठीक है एक घंटा भाव भगाए के नहीं लेगा हम खुद अपनी मर्जी जे लगा भंगी है ये करता क्या करता ये सफाई करता है कार्यालय पे कार्यालय पार्टी कार्यालय वीडियो में को लेगा हम अपनी मर्जी से आए ठीक है हम कोई बजा के लेके नहीं आएंगे हम अपनी मर्जी से आए भेज रहे थे भैया आगे मारने का बात समझा भी कह रहे थे कि भज का कसम समझा रहे थे ये मार रहे पीट रहे ताने दो के भज्जा के संग बात चली आई हम दे पार्टी कार्यालय में रहता है मगी साहब कार्यालय में उधारो वाल्मीकि कार्यालय वाल्मीकि है